नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम बंगाल की राजनीति पर बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं। नंदीग्राम के चुनाव के बाद से पूरी राजनीति में जैसे नंदीग्राम अभी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, ना ममता बनर्जी का ना बीजेपी का। नंदीग्राम एक ऐसी रणनीति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है जो पहले एक वोटिंग की राजनीति कर रही थी और अब वोटों के लिए राजनीति कर रही है। नंदीग्राम एक ऐसा शब्द हो गया जो पूरे चुनाव में मुझे लगता है कि जब तक आखिरी फेज का चुनाव होगा तब तक भी इस शब्द को आप लगातार सुनते रहेंगे। मंच पर ममता दीदी ये बताती रहेंगी कि वो भारी बहुमत से जीत रही हैं और बीजेपी उनको भारी बहुमत से हारने की बात करती रहेगी। और नंदीग्राम से निकला हुआ मैसेज ही बाकी के जो 6 फेज़ बचे हुए हैं, यानी एक फेज़ जो अब 6 तारीख को होगा, उस तक उनको वहाँ से निकले हुए सारे जो एक तरह से कहें कि वहाँ से निकले हुए संदेशों को लेकर ही ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से लड़ती रहेंगी और वहाँ से निकले हुए संदेश ही बाकी तमाम जगह पर उसका असर डालते रहेंगे। क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरह से बातचीत हुई, हमने हालांकि उस पर पूरी बातचीत मैंने की है नंदीग्राम पर कि किस तरह से नंदीग्राम में क्या क्या हुआ बायल की उस घटना के बाद, कि अब हम लोग उससे आगे की बात करते हैं कि किस तरह मॉयल में घटना हुई। उसके बाद वो लोग चुनाव आयोग के दफ्तर तक गए, उन्होंने टीएमसी ने कई सारी अपनी जो है शिकायतें, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को वहाँ रखा गया, बंधक किस तरह से उनको वहाँ देना पड़ा, तो बीजेपी उनके अगेंस्ट गई कि किस तरह से एक जो उस समय चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार वो पोलिंग बूथ के अंदर जा सकता है लेकिन धरना नहीं दे सकता है। बॉयल की घटना ने एक और बात साफ की थी कि किस तरह से वहाँ ध्रुवीकरण पूरा साफ हुआ था। अब उसी सिलसिले में आगे बढ़ती है कहानी कि ममता दीदी जब वहाँ अपने आने के लिए उत्तर बंगाल की तरफ बढ़ती हैं, ताकतवर सीट है, बीजेपी के लिए बहुत ताकत मिल सकती है इन सीटों पर। ये वो सीटें हैं जहाँ बीजेपी बहुत, अगर हम 2019 के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी टीएमसी को टक्कर देती हुई या उससे आगे निकलती हुई लगती है। और वो आत्मविश्वास आपको उन तमाम सभाओं में दिख रहा है जो बीजेपी के नेता अब कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे मसले को और गौर से और करीब से जाने की कोशिश करें तो हावड़ा, हुगली और 24 परगना, जिस तरह से हम लोग इस पूरे उसमें कल का जो पूरा दिन देखते हैं कि किस तरह से अमित शाह जब अपनी रैली में होते हैं, वो हुगली में रोड शो कर रहे होते हैं, तो उनका जो लोगों के साथ बातचीत है, जो खुशी है, जो उनका पत्रकारों से भी जो बातचीत करते हैं, हम लोगों से भी जो बातचीत हुई, उन सब में उनके पास एक लगता है कि जैसे वो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास शो कर रहे हों। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अब 200 को पार कर रही है, यानी उन्होंने जो अब की बार बीजेपी 200 पार का नारा दिया था, वो सब चीज़ें वहाँ उनकी बातचीत से दिख रही हैं। ये सिर्फ उनके लिए है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमको दिख रही हैं, लेकिन ये उनका जो अपने समर्थकों को वो कह रहे हैं वो इसी आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस दिन से बंगाल में चुनाव शुरू हुआ है या बंगाल में चुनाव के लिए इस शुरू हुआ था कि भाई नॉमिनेशन शुरू होगा, लगभग 1 से हम लोग यहाँ 28 से आप मान सकते हैं कि वहाँ से शुरू हुआ, यहाँ हमारा लगातार हर जगह पर जा रहे हैं, हर सभा देख रहे हैं। और इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, चूँकि ये सब चीज़ें आपको वीडियो पर मिलती हैं। जो भी लोग, मुझे लगता है जो भी हमारे जिन लोगों के साथ मैं मुखातिब होता हूँ, जो मेरे इस वीडियो को देखकर बंगाल को मेरी नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो अपने बाद में अपना आइडिया निकालते हैं, निष्कर्ष अपने निकालते हैं, लेकिन मैं मेरी समझ से जो बताता हूँ, तो अगर उसमें दिख रहा है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हर सभा उनकी बढ़ती जा रही है। और ये काफिला इनको कोलकाता तक अगर ये मेंटेन करने में रखते हैं, कामयाब होते हैं, तो बीजेपी को उनकी अपनी उम्मीदों के वहाँ तो नहीं लेकिन उसके करीब तक पहुँचा सकती है। जो सत्ता का जादुई आंकड़ा है, लगभग 148 सीटों पर 147 सीटें जीत की, उसके करीब वो पहुँचा सकती है। उनको 148 सीटें उन तक पहुंचा सकती है। मैं आज इस समय बातचीत में कह रहा हूं इसलिए कि उस वक्त अगर ये टेम्पो ये बरकरार रखते हैं, क्योंकि शुरुआती फेज़ है जिस पर आपने देखा होगा आरोप भी बाकायदा लगाया है टीएमसी ने। अब ममता बनर्जी खुलकर वो बोल भी रही हैं कि किस तरह से, चूँकि जिस दिन ये चुनाव की घोषणा हुई थी उसी वक्त ये बात कहा गया था कि ये हिस्से जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड बनकर उभरे हैं 2019 में। 2016 में बीजेपी कहीं नहीं थी। 2016 में अगर आप देखते हैं तो 3 सीटें जीती थी, जिनको उन्होंने उपचुनाव में खो दिया था। यानी बीजेपी जो 2016 में कहीं दिख नहीं रही थी, 2019 में अचानक उभर कर आती है और 2021 में सत्ता के नज़दीक जाने का सबसे ज़्यादा मजबूत दावा बाकी विपक्षी पार्टियों में ठोक रही है। और बाकी विपक्षी पार्टियां कहीं दिख भी नहीं रही हैं। अगर आप उनको कहीं देखना
देखना चाहते हैं, संयुक्त मोर्चे के तौर पर अगर आप किसी विपक्षी पार्टी को देखना चाहते हैं तो वो आपको सड़कों पर एक जगह तीनों पार्टी के झंडे एक साथ कहीं कहीं ही दिखाई देंगे। जैसे कि मैं कल जब गुजर रहा था हुगली तक जाने के लिए, चूँकि कांती से लेकर उस तरह का सफ़र, कोलकाता तक का सफ़र, उस सफ़र से फिर आगे कांती तक जाना था, कांती से वहाँ हुगली तक जाना था, वो आरामबाग जहाँ से उन्होंने अपना रोड मार्च किया था उसको देखना था। तो उस पूरे रास्ते में सिर्फ एक जगह मुझे, एक पुल है जो टूटा हुआ पुल है हाईवे पर, चूँकि इस धर के रास्तों की हालत वाकई बहुत ख़राब है। गांव की सड़कों की मैं बात कर चुका, उस पर किसी दिन आपको ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको या किसी भी दर्शक को अमूमन देखने को नहीं मिलती कि आखिर वहाँ की लाइफ किस तरह है, वो किस तरह से बदलाव की बात करते हैं। वो सड़कें अगर आपको दिखेंगी तो उन पर गाड़ियाँ नहीं गुजरती। ये बात मैं बहुत बार कह चुका, लेकिन इस बार वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश करूँगा कि वीडियो इसके साथ एडिट होकर कैसे आएगा ये नहीं, मैं क्योंकि बाहर हैं, दिल्ली में नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड नहीं कर पाते। लेकिन हम मेरी समझ के साथ शुरू करता हूँ कि जिस तरह से पूरा वो रास्ता था वो बहुत ख़राब रास्ता था। उस रास्ते के दौरान अगर हम पहली बार एक टूटे हुए पुल पर एक पर दोनों तरफ झंडे लगे हुए दिखे, जिसमें वो तीनों पार्टियों के थे, यानी आईएसएफ, कांग्रेस और वाम मोर्चा। वाम मोर्चे के कितने वाम मोर्चे में गठबंधन है ये भी बहुत सारे लोगों को अब नहीं मालूम होगा, क्योंकि वाम मोर्चा अब यहाँ किसी लड़ाई में दिखता नहीं है। वो लोग सिर्फ ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बंगाल में कभी थे और वो बंगाल में कहीं हैं, इस बात की लड़ाई करते हुए हमको वो दिखते हैं। इससे ज़्यादा कोई लड़ाई आपको वहाँ नहीं दिख रही है। अब वापस फिर लौटते हैं कि ममता बनर्जी कल जब नंदीग्राम से बाहर निकली तो वो किस तरह की ममता बनर्जी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में थी तो वो ममता बंदोपाध्याय ब्राह्मण की बेटी और बहुत ही शांडिल्य गोत्र वाली थी, और वो शांडिल्य गोत्र के लिए काफ़ी उन्होंने बताया कि कैसे वो धर्म कर्म चंडी पाठ भी करती हैं, वो तमाम विष्णु सहस्त्र नाम है, वो मंदिर जाती है। ये लेकिन नंदीग्राम के अंदर की ममता बनर्जी थी। जब वो ममता बनर्जी वापस निकलती हैं तो फिर वो वहाँ पहुंचकर फिर ये हो जाती हैं, वो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा है अब्बास सिद्दीकी, वो ओवैसी, इन सब का नाम नहीं ले रही है मंच पर, लेकिन अब वो वापस इस तरह की अपील करती हैं कि बटना नहीं चाहिए, अल्पसंख्यक वोट कहीं जाना नहीं चाहिए, और ये बीजेपी के खड़े हुए किए हुए लोग हैं, इनको आप वोट देकर वोट खराब ना करें, यानी आप बीजेपी के हाथ मजबूत ना करें। ये मंच से की गई एक इस तरह की भाषा है, मतलब उसका संवाद है जो वापस उस वोट बैंक को, जो 27 से 30% अलग अलग आंकड़ों में अलग अलग दिखता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में आता है, उसको एक सूत्र करने की बात, ये सबसे बड़ी ताकत भी मानी जा रही थी। ममता बनर्जी इस चुनाव में, इससे पहले के चुनाव में इसी ताकत के सहारे अपने विरोधियों को क्रश करने में कामयाब हुई थी। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक उर्दू भाषी मुस्लिम और एक बांग्ला भाषी मुस्लिम। उससे पहले उन दोनों में कोई बड़ी चुनौती उनको नहीं दिख रही थी, कोई ऐसा लग भी नहीं रहा था, क्योंकि वाम मोर्चे की जो उनकी ठेकेदारी थी, या कुछ हिस्सों में जिस तरह से आप मुर्शिदाबाद या इधर मालदा और उस तरफ जहाँ की प्रणव दा यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति भी रहे, फिर उसके बाद अब इस समय अधीर रंजन चौधरी, ये तमाम लोगों का इलाका वही है, और वो मुस्लिम वोटों पर कंसोलिडेशन के साथ खड़ा होता था। जब ममता बनर्जी आगे की तरफ बढ़ी तो उधर फिर भी जो कांग्रेस के पास पिछली सीटें थी वो तमाम कांग्रेस के ही पास रही थी। और इस बार उन सीटों में चेंज आ सकता है, इस बार वो सीटें कांग्रेस से निकलकर ऐसा लगता है कि जैसे वो टीएमसी की तरफ बढ़ेंगी, और वो वोटों का जो ध्रुवीकरण है, जो मुस्लिम वोटों का जो एक मुश्त वोट पड़ता है, इस बार कांग्रेस उसमें से बहुत कुछ खो देगी, क्योंकि वहाँ कुछ हिस्सा वाम मोर्चे को भी मिल रहा था। तो लगता है कि इस बार वाम मोर्चा भी अपना हिस्सा गंवाएगा। आईएसएफ का कितना प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको कह चुका हूं कि मुझे लगता है कि आईएसएफ के ज़्यादातर कैंडिडेट की ज़मानत जब्त होगी। हाँ, उनको मिलने वाले वोटों को और उनकी वोटों के पर जो ज़मानत जब्त होने से नीचे के वोट होंगे, कई कई सीटों पर वो वोट भी बीजेपी को फ़ायदा कर जाएंगे। क्योंकि जब राजनीतिक लड़ाई होती है, मैं इस बात को कभी नहीं मानता हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं और ख़ासतौर से पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग तो मानता ही है, जो कि इस समय सेकुलर होने के लिए काम करता है, और वो काफ़ी सेकुलर भी रहता है। तमाम ऐसे गठबंधनों को जो धार्मिक
उत्तेजनाओं के भाषणों के साथ मौजूद हैं, अगर वो बीजेपी विरोधी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो अचानक वो पारस पत्थर से धुल जाते हैं। ऐसा बीजेपी के लिए भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस पार्टी में जो इसमें आ जाता है वो चाहे उससे पहले कितना भी बड़ा अपराधी रहा हो, कितना भी बड़ा शातिर रहा हो, लेकिन जब उनको पारस पत्थर से छू देती है बीजेपी तो कार्यकर्ताओं के लिए वो सोना हो जाता है। लेकिन एक सेकुलर जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम जगह, खासतौर से दिल्ली से निकली हुई एक पूरी खास जमात जो पत्रकारिता में है, और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उन्होंने ही ऐसा किया होगा, लेकिन एक बड़ा चीज़ जिन्होंने शुरू की थी, उन्होंने अपने पारस पत्थर से लोगों को सेकुलर करने का जो खेल शुरू किया था वो आपको यहाँ दिखाई देता है कि वो और ज़्यादा तरीके से। तो जब हम उनको मंच से सिर्फ अल्पसंख्यकों को इस तरह की बात करते हुए देखते हैं तो हम फिर वापस ममता बनर्जी को उसी रूप में आते हुए देखते हैं जो नंदीग्राम में जाने से पहले थी। ममता बनर्जी जानती है कि ये वोट अगर उनसे खिसक गया, और हालांकि इसकी कोई अभी उम्मीद नहीं दिख रही है, लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी या वाम मोर्चा या कांग्रेस के गठबंधन को इस तरह बताते हुए कि जैसे वो वोट खींचेगा, वो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा, वो बीजेपी की मदद करेगा और इस तरह की चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड पर इस तरह का नहीं है। अगर ध्रुवीकरण हिंदू में होता है तो मुस्लिम ध्रुवीकरण उससे पहले होता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का इसमें कोई मतलब अलग बात नहीं है। वो मुस्लिम समुदाय इस तरह से वोट करता है काफ़ी बड़ी, और वो राजनीतिक तौर पर सजग भी है, क्योंकि उसके अंदर डिवाइड कम होता है। हालांकि शिया सुन्नी फिरके तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब जगह होती हैं। हिंदुओं की जातियों की व्यवस्था भी उनके अंदर है, पहुंचती है। वो चाहे उसको एक बार बाहर मना करने की कोशिश करें, लेकिन वो आप जाते हैं तो आप समझ जाते हैं। जब आप कहीं भी, ये पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, तो बंगाल भी उससे अलग नहीं है। तो जब उनके अंदर कोई डिवीज़न हमको लगता है कि अगर हिंदू ध्रुवीकृत हो रहा है तो उधर भी ज़्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है, क्योंकि उनको बीजेपी को रोकना है। बीजेपी को रोकने के लिए इस समय वो कुछ भी करने की स्थिति में है। लेकिन जो ममता बनर्जी जिस तरह से ओवैसी और पीरजादा के बारे में बोली हैं, जिसको ज़्यादातर सेकुलर पत्रकार कहते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी बीजेपी हो या कोई भी पार्टी इसलिए दूसरी पार्टी को ताकत नहीं देगी कि उसको मिले हुए वोट से इनको, क्योंकि वो इस तरह की जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है वो अगर एक बार वोटों को कब्जा लेती है तो फिर वोटों को वहाँ से निकाल पाना बहुत लंबे समय तक आसान नहीं होता, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। क्योंकि ममता बनर्जी आज की चुनौती है, कल की चुनौती कुछ और हो सकती है। इसीलिए कोई वोट ट्रांसफ़र कराने में इनकी मदद करेगा ये मुझे नहीं लगता। हाँ, ये एक बड़ा शगुफा जरूर है जिसको अमूमन हर पत्रकार जिसको बहुत आसान लिखना होता है वो लिखता हुआ चला जाता है। तो मेरा जो उत्तर बंगाल का जो हिस्सा है जहाँ बीजेपी ने सबसे ज़्यादा ताकत हासिल कर ली थी और टीएमसी जहाँ से साफ हो गई थी, उसमें अगर आप उसको बहुत मोटा मोटी समझें, क्योंकि जैसे जैसे फेज़ वाइज चुनाव होता चला जाएगा हम उस पर समय आपके साथ साझा करते हुए रहेंगे कि बातचीत में। तो उस नॉर्थ बंगाल में अब ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही हैं। अगर मैं उनको देखूं कि वो क्या क्या उन्होंने मंच से शुरू किया, तो इसीलिए किया क्योंकि उनका उद्देश्य नंदीग्राम से बाहर निकलकर नंदीग्राम में अपनी इमेज को जो उन्होंने मेकओवर किया था उसको फिर वापस वहां लाना है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समुदाय है जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी दिनाजपुर और जो नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो उनमें आपको ये करना होगा, और कोलकाता तो इसके साथ बैठा हुआ है ही। तो ऐसे में ममता बनर्जी वापस अपने उसी प्लैंक पे आई। लेकिन एक बातचीत जो मैं शुरू में ही मैंने कहा था जब हम लोग यहाँ आए रैलियों में, तो हमने देखा कि संवाद लगातार होगा। बीजेपी ने ममता बनर्जी की राजनीतिक स्ट्रेटजी को पढ़ने में कामयाबी हासिल की। उनको उनके रिएक्शन, हालांकि ये बहुत ईजी है, कोई भी आदमी पढ़ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं, लेकिन हम ये कहेंगे और इसका ये मैसेज आएगा और ये फील्ड तक जाएगा, ये कामयाबी बीजेपी को हासिल हुई है। प्रधानमंत्री अगर उस पर बोलते हैं कि दीदी को दूसरी सीट पर लड़ना चाहिए तो कल फिर उसका जवाब देती है। मतलब मंच से जो संवाद है वो पूरा लगातार जारी है। हालांकि मैं एक और चीज़ पर इशारा करूंगा जो चीज़ बढ़ रही है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ममता बनर्जी दूसरी सीट पर लड़ेंगी तो आप देखते हैं कि किस तरह का जवाब आता है, और वो कहती हैं कि अपनी पार्टी में और पहले अमित शाह को कंट्रोल करें। एक बात और जो चीज़ में नया बदलाव आपको दिख रहा है कि अभी तक सीधे हमले प्रधानमंत्री पर हो रहे थे। मेन जो ममता बनर्जी सीधा टकरा रही थी वो प्रधानमंत्री की छवि से टकराने की कोशिश कर रही थी, और वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि प्रधानमंत्री के बराबर वो यहाँ खड़ी हुई हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि उनको शायद ये नई रणनीति लगी है कि वो गृह मंत्री अमित शाह पर बहुत ज़्यादा हमलावर हो गई हैं। वो बार बार चूँकि सुरक्षा बलों का, चूँकि होम मिनिस्ट्री से अंदर सुरक्षा बल आते हैं, लेकिन वो उनके इशारों पर काम नहीं करते हैं। ये पहली बात जाननी चाहिए, चुनाव के दौरान भी जाननी चाहिए, क्योंकि हम
हम लोगों ने इस दौरान देखा, हमको कहीं ऐसा नहीं लगा जिस तरह के आरोप हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे जो सुन रहे हो कि नहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पिछले 25 सालों से यही देखता हूँ कि आखिर किस तरह से क्या रिएक्शंस होता है, वो वहाँ नहीं दिख रहा है। अगर आप बॉयल की घटना को भी देखेंगे तो अब वो सबके सामने आ चुकी कि किस तरह से वहाँ सिर्फ हिंदू वोटर्स का बूथ था, बहुत गिना चुना, अगर एक दो होगा तो आप उसको मुस्लिम वोट हो, वो सब बूथ पर थे। और वो सिर्फ एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में ममता बनर्जी वहाँ गई थी कि उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, जबकि उनके वोटर्स का वोट वहाँ नहीं था। इक्का दुक्का आप ले सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं तो वो औसत पर बात करते हैं, एवरेज पर बात करते हैं, और छोटी छोटी ऐसी चीज़ों को ज़रूर जिक्र करते हैं जिनका असर सामने दिखाई देता है। अब इससे बाद आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपना बदलाव किया। एक और चीज़ हमको लगता है कि अमित शाह पर हमलावर होने के पीछे ये भी कारण है कि धीरे धीरे उनके रणनीतिकारों को ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री एक टेम्पो को शुरू कर रहे हैं, एक रैली से जो टेम्पो बन रहा है उसको शुरू कर रहे हैं। जो भीड़ दिख रही है वो उससे एक मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन वोकल तौर पर, मुखर तौर पर रोज रणनीतिक जो मूवमेंट है उसके लिए यहाँ बंगाल के एक तरह से पूरी इस रणनीति को बनाने वाले अमित शाह हैं। और ये बात उनके जो रणनीतिकार हैं वो अब इसको अपना शिफ्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और आपको दिखाई देगी जिसमें काशी की बात हुई। काशी क्यों जाकर ममता बनर्जी लड़ेंगी, ऐसा महुआ मोइत्रा ने कहा। महुआ मोइत्रा को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पूरे चुनाव में कई सारी चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं, जैसे कि आपको अब अभिषेक बनर्जी जो सबसे ज़्यादा सभाएं करेंगे, जो डायमंड हार्बर इलाका, इसमें उनके यहाँ उत्तर 24 परगना पर उनकी पूरी ताकत भी चुकी हुई है और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वो लगभग 60 के करीब मुझे लगता है कि रैलियां करेंगे। वो काफ़ी बड़ी रैलियों की संख्या भी उनकी है और वो उस रैलियों को मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ उनके लिए प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कल भी बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ। बीजेपी के उस पर जो डायमंड हार्बर में बीजेपी का उम्मीदवार है उस पर हमला हुआ। मैं एक और चीज़, चूँकि आपको वो संख्या क्या है तो वो सही से संख्या जाए, इसलिए पूरी ताकत के साथ इस समय अभिषेक बनर्जी, यानी अगर हम कहें कि अब जो है जो निशाना है बीजेपी जिस ममता बनर्जी को नंदीग्राम में घेरने के बाद अगर अब किसी को निशाना बनाने, चूंकि पूरी राजनीतिक इस लड़ाई में, इस पूरी कैंपेन में अगर सबसे ज़्यादा निशाने पर बीजेपी के रहा है तो वो अभिषेक बनर्जी का नाम, यानी भाईपो का रहा। 26 दिन में 46 रैलियां, 14 रोड शो करेंगे अभिषेक बनर्जी। ये अलग बात है, मुझे उनके रोड शोज और रैलियों से कोई ताकत मिलती दिखेगी। हालांकि जो हार्डकोर वोटर है टीएमसी का, जो ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह से भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है, और जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि अभिषेक बनर्जी एक ऐसे शब्द की तरह हो गए जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा बजाया है। जिस शब्द पर जिस तरह ढोल बजाते हैं, राजनीतिक ढोल, उसमें सबसे ज़्यादा इसी शब्द ने इको पैदा की बीजेपी के लिए। पब्लिक जो तोलाबाजी, कटबाजी, कमीशन खोरी और तमाम जो करप्शंस के साथ साथ एक जो राजनीतिक हिंसा के पीछे, यानी एक ताकत जो तरह का जिसको असंवैधानिक इस्तेमाल होता है, उस पर भी अगर कोई चेहरा बना कर दिया है तो वो अभिषेक बनर्जी का है। और अभिषेक बनर्जी इस पूरे हिस्से में वो करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के बाद सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं, यानी 60 सार्वजनिक कार्यक्रम, 46 रैलियां, 60 विधानसभा और 10 जिलों को कवर करने वाला ये कार्यक्रम 26 दिन तक चलेगा। अब अगर हम इसको देखें तो 31 मार्च को वो उत्तर बिहार कूच बिहार में यात्रा की थी, 2 से 8 अप्रैल तक 21 और सार्वजनिक कार्यों का दक्षिण 24 परगना, क्योंकि उनकी सीट जो डायमंड हार्बर आती है, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो उनकी जो सीट आती है वो इस इलाके में आती है और दक्षिण 24 परगना के 11 हिस्सों में, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ से ज़्यादा यानी हावड़ा, हुगली और जो हावड़ा, हुगली और ये तमाम चीज़ें जो 24 परगना है, इन सब में उनके लिए प्रतिष्ठा पर है और वो उसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि वो लड़ें और वो जीतें और जीत कर दिखाएं, ताकि ममता बनर्जी के नज़र में भी वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी इस बात पर गौर नहीं कर रही होंगी। हालांकि ये क्षेत्रीय राजनीति हो या कोई भी राजनीति हो, आपने देखा होगा कि राजनीतिक जो वंशावली है उसमें अपने ही परिवार को दी गई विरासत ही बहुत समय तक
उनके जो समर्थक हैं उसको मानते भी हैं, वरना तो वो बिखरती हुई जाती है। ये एक सच्चाई भी है कि हिंदुस्तानी वोटर्स इस बात पर बहुत गौर करता है। शायद वो हमारी सदियों तक चली राजसी परंपरा के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है उस तरह की है। हम लोग किसी नए को उस जगह पर नहीं जाने देते, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी ये जो 60 सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे, क्या आपको जो भी आप सब लोग इसको सुन रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी का नाम कितनी बार सुन रहे हैं? इस परिचर्चा में उनके दिए गए किसी बयान को कोई वेटेज दे रहा है क्या? वो कहीं कोई इको पैदा कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने उनको देखा जब वो कोलकाता रोड मार्च जब शुरू हुआ था, ममता बनर्जी का चोट में लगने के बाद वो पहली बार जब सड़क मार्च कर रही थी, सड़क पर उन्होंने शो किया था, उस दौरान उनसे पहले आके उस पूरे शो की अभिषेक बनर्जी उसके कन्वीनर भी थे, उस समय दिखाया भी गया था, पोस्टरों पर वो थे। लेकिन जब वो बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं से गांधी मूर्ति के पास, जहाँ से वो शुरू हुआ था कोलकाता के इसी जगह पर, और कोई कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो कनेक्ट कर पा रहे हो। हालांकि वो पार्टी के दूसरे नंबर की ताकत है, लेकिन उस समय ताकत है इसलिए क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उन्होंने अपने से कुछ हासिल नहीं किया, उन्होंने अपने से कुछ अर्जित नहीं किया। और अर्जित करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सड़कों पर संघर्ष करे, क्योंकि ऐसा हमने वो बहुत सारे देखे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे हों या फिर यहाँ हमने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते देखा, हमने चौधरी अजीत सिंह को देखा। मतलब बहुत सारे ऐसे अनॉर्मस हम लोग नाम ले सकते हैं जिनके इस तरह से जिनको विरासत में मिला है, लेकिन उनका कनेक्ट हो जाता है। उनका अगर आप इस समय अखिलेश यादव को देखते हैं तो अखिलेश यादव कनेक्ट करते हुए अपने वोटर्स के साथ, भले ही वो उनको इस समय जो वो विपक्ष में या वो है, लेकिन उनका जो अपना समर्थक ग्रुप है उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं। और वो कई हिस्सों में नेताजी को छोड़ के आगे बढ़ता हुआ ग्रुप है युवाओं का, जो ये मान के चलता है कि ये उनकी लीडरशिप है। ऐसा कनेक्ट मुझे यहाँ नहीं दिखा, चूँकि चाहे आप सत्ता में आए या बाहर रहें, आपका कनेक्ट ज़रूर दिखता है आपके समर्थकों के साथ, क्योंकि वोटर्स अलग होता है, आपके समर्थक और कार्यकर्ता अलग चीज़ होते हैं। तो आप उनके साथ भी कनेक्ट करते हुए नहीं दिखे। लेकिन आप यहाँ सभाएं करेंगे, आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कोलकाता में रोड शो करेंगे, सभा करेंगे। ये एक, हालांकि ब्रिगेड मैदान की रैली के बाद ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी इन पूरी राजनीतिक जो पूरा का पूरा प्रेशर है बीच इसके ऊपर डालते हुए टीएमसी के, वो अपनी सभाओं से बदलता हुआ माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। उनकी सभाओं को अगर आप गौर करते हैं, यहाँ से पुरुलिया चलते हैं, पुरुलिया से फिर आप बाकुंडा, बीच की एक और सभा है, फिर कांती, और फिर आप आ जाते हैं जब कल आपने एक और सभा देखी। और उन सभाओं से जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है वो भीड़ के सहारे, वो बड़ी भीड़ के सहारे हो रहा है। उस भीड़ के साथ जब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उसके साथ इंजाम भी माफ कीजिएगा, एक बड़ा इंजाम भी है जो बीजेपी का, मतलब बीजेपी जिस तरह से चुनाव को मैनेज भी करती है अपने अपने कार्यकर्ताओं को, और उनको चुनाव के लिए जो प्रबंधन करती है, वो सब जगह काबिल तारीफ होता है। क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को चुनाव के पूरे 24 जो पूरा साल है उसमें चुनाव लड़ने की एक उनकी आदत है। कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ते रहते हैं और उसको मशीनरी को पुख्ता करते रहते हैं। अगर आप यहाँ गौर करते हैं तो उनकी रैली का मैनेजमेंट देखने से आपको समझ में आता है। उधर एक बात हमको, मतलब हालांकि हो सकता है कि अकेली लीडर अपने कंधे पर संभाल रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो इतनी बड़ी रैलियां कर सके जिनकी बात हम लोग प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरा एक केंद्रीय नेताओं की टीम है, उनके पास अलग अलग राज्यों से आए हुए कार्यकर्ता हैं जिनको ममता बनर्जी गुंडों के तौर पर तब्दील करती हैं। एक और, चूँकि कल बात करने में मुझे लगता है कि हम लोग सीधा जब मैं बात करता हूं तो इसी तरह कोई एक निश्चित लाइन नहीं रहती है, लेकिन अगर उसको पॉइंट वाइज दें तो नंदीग्राम से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी के रुख पर हमने बताया, उन्होंने एक और बड़ी चीज़ की, उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा बलों पर इज्जत करती हैं लेकिन पक्षपात का आरोप लगाया। ये दूसरी चीज़, वो चुनाव आयोग में पहुंचे, डोला सैन भी थी, तमाम लोग थे, उन्होंने फिर जाके चुनाव आयोग को शिकायत की, लगभग 300 के करीब शिकायतें की। ये तमाम चीज़ें इस तरफ बता रही हैं कि एक विश्वास जो है वो हिला हुआ है। क्योंकि इस पूरे चुनाव से पहले हमारे पास 2019 के चुनाव का एक दृष्टांत आता है और उससे पहले 2018 के जो पंचायत चुनाव है, जिस तरह की हिंसा आपने वहाँ देखी पंचायत चुनाव में, वो थोड़ा कम हो गई थी लोकसभा चुनाव में। और उस समय
ये नहीं लग रहा था कि बीजेपी इतनी ताकत के तौर पर आएगी, क्योंकि बीजेपी के स्थानीय नेताओं से भी जब हम बात करते थे तो वो सिर्फ एक जो ऊपर का उत्साह होता है वो दिखाया जाता था। अगर उनसे आप बहुत गहरे से खोदते थे तो शायद आपको उस तरह का विश्वास उनके अंदर नहीं दिखाई देता था जो इस बार दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो बाहर से जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं उन लोगों का विश्वास अलग है और जो यहाँ काम कर रहे हैं उनका अलग है, क्योंकि दोनों के बीच में एक अंतर इसलिए है क्योंकि जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं, जो दिल्ली से बीजेपी का कार्यकर्ता वर्ग है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज कन्वेइंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है और उसको मानता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि जो राजनीतिक हिंसा है, जो राजनीतिक यहाँ का परिदृश्य है और जो लंबे समय से यहाँ बना हुआ माहौल है, उसमें ये कितना कारगर होगा, इसको लेकर वो रोज़ गणित में रहता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अंतर अगर हम लोग बातचीत में देखते हैं तो दिखाई देता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कोलकाता में आते हैं, जो अभी तक ममता बनर्जी का अभेद्य दुर्ग बना हुआ है, क्या वो यहाँ कामयाब होंगे? क्योंकि अगर आप उनकी रैलियों का हिसाब देखते हैं तो वो एक लहर पैदा कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटरों के अंदर। उनको बार बार बूथ पर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं और उनको उत्साह पैदा कर रही हैं। उधर अगर आप देखते हैं तो ममता बनर्जी छोटी छोटी रैलियों के सहारे हैं, मतलब ब्लॉक्स वाइज वो जिस तरह से एक 3 विधानसभा जोड़ ली, उनके साथ वो हुआ। वो एक बड़ी रैली उन्होंने क्यों नहीं की, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको एक बड़ी रैली कम से कम डिस्ट्रिक्ट्स में ज़रूर करनी थी। डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं करनी थी, 2-3 में करनी थी, क्योंकि उनको उनका सीधा जो यहाँ वोटर में किसी में वोटिंग में टक्कर है तो उनकी सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, समर्थकों के बीच में, वोटरों के बीच में। और उस जो स्विंग वोटर है, जो सबसे ज़्यादा किसी भी चुनाव परिणाम का भविष्य तय करता है, वो वही लगभग 16 से 17-18% वोटर होता है जो हवा देखकर वोट करता है और वही पूरे वोट को बदल देता है, उस पूरे चुनाव के समीकरणों को बदल देता है। मुझे लगता है कि वो रैली उन्होंने नहीं की, ये उनके पास मतलब होगा कोई वाजिब कारण, लेकिन एज ए मतलब इस पूरे चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि उनकी रैली शायद सही जवाब होती, उनके समर्थकों को बहुत ज़्यादा सही जवाब देती, लेकिन उन्होंने नहीं की, तो ये उनकी रणनीति है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि इस समय बात करने, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन रहने वाला है अगर हम उसको दिन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की 2 सभाएं हैं, वो सोनारपुरा और तारकेश्वर में सभा करेंगे। उसके अलावा योगी की सभाएं हैं यहाँ पूरे और बाकी सब नेता तो हैं ही लगातार। योगी कल भी हैं इस पूरे हिस्से में, उलबेरिया में, और उसमें चूँकि वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, कई कार्यकर्ता उनके मारे गए थे जिनको घर में चुनावी हिंसा में मारे, मतलब जो पोस्ट जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसके बाद उनकी हत्या हुई थी। तो वहाँ काफ़ी चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, वहाँ हाई वोल्टेज। हालांकि जिस तरह की वोटिंग नंदीग्राम में हुई है वो इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि पूरी तरह से चुनाव में दोनों तरफ के लोग निकल रहे हैं, यानी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो पूरी एक एक वोट की कीमत समझते हुए बाहर निकल रहे हैं। इस पूरे माहौल में आज क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, फिर उसका जवाब क्या देती है ममता बनर्जी, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे उसके बाद, जो आज की रैलियों के बाद होंगी। लेकिन नॉर्थ बिहार यानी इन तमाम सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी बहुत ताकतवर है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है जिस पर बातचीत की जानी चाहिए कि ममता बनर्जी जिस सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही हैं, वो क्राइसिस है उनके पास उनके लिए उनके अलावा कोई ऐसा प्रचारक होना या कोई ऐसा चेहरा होना जो भीड़ खींच सके, जो लोगों से बात कर सके और उनको ये विश्वास दिला सके कि ममता बनर्जी की गैलेक्सी में अभी और भी सितारे हैं और वो जो हैं जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की एक बड़ी टीम है उसका मुकाबला कर सकते हैं। चूँकि जय बांग्ला, जय वो तमाम चीज़ों के बाद जिस तरह बांग्ला भाषी उस पर स्ट्रेस देना, जिस तरह से गैर बांग्ला भाषियों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना, वो चीज़ें ममता बनर्जी अपने ही कंधे पर चला रही हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा को मैं देखता हूँ तो कई बार ये भी लगता है कि क्या पार्टी के अंदर कोई, टीएमसी के अंदर कोई वर्चस्व की भी लड़ाई है जो सेकेंड रंग की लीडरशिप में, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के आने के साथ बहुत सारे लीडरशिप ने यहाँ से छोड़ा, जिसमें मुकुल राय पहले जा चुके थे और उसके बाद ये जो सेकंड रंग आया जो 2019 के बाद का, और शुभेंदु और तमाम लोग जो भी सांसद छोड़ के आ रहे हैं उनमें से यही माना जा रहा है और विधायक कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ बहुत बड़ा रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे हैं और इसीलिए वो पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं। तो उसके बाद जो अभिषेक बनर्जी के बाद की लाइन है वो लगता है कि खाली पड़ी है और उस पर जो भरने के लिए महुआ मोइत्रा काफ़ी मेहनत कर रही हैं और उनके बयान
वो उसी तरह से हैं जैसे ममता बनर्जी कई बार इस तरह से, या तमाम पत्रकार उस तरह के लोग जो एक लाइन लेते हैं कि साहब ओवैसी लड़ते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा होता है, वो लड़ते हैं तो, और बीजेपी उनको लाती है लड़ाने के लिए या कोशिश करती है, जबकि हैदराबाद में बीजेपी फिर उनको मिल के लड़ लेना चाहिए था इनकी कहानियों की तरह। लेकिन मुझे लगता है कि उसी तरह से महुआ मोइत्रा के बयान भी मुझे अब इसी तरह दिख रहे हैं। वो जिस तरह के बयान दे रही हैं, जिस तरह की, मुझे लगता है कि वो अपने प्रभाव से, जनता के बीच का जो उनका प्रभाव, मैं उसी से हैसियत, हम इसको राजनीतिक हैसियत के तौर पर बोलते हैं, हम इसमें किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत से मेरा कोई वो नहीं है। तो वो कुछ ज़्यादा आंक रही हैं अपने आप को, वो कोशिश कर रही हैं कि उनकी शोशेबाजी से उनको एक राजनीतिक जगह इसके अंदर दी जाए, क्योंकि वो दिल्ली के एक ख़ास सर्कल में बहुत फेमस हो गई। और अगर आप उनके भाषणों को, और अगर आप उसको एनालाइज करने लगें तो वो कहीं नहीं टिकती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के उसमें, लेकिन अगर हम एक एज ए इंडिपेंडेंट भी देखने की कोशिश करते हैं तो उनके बयान कुछ ज़्यादा बड़े, और उनको अब तरजीह भी मिल रही है। मैं अभी बता रहा था कि आपको याद होगा कि नहीं अभिषेक बनर्जी का कोई बयान याद है कि नहीं है, लेकिन आपको अब महुआ मोइत्रा के काफ़ी बयान याद होंगे, क्योंकि वो जो कह रही हैं वो बड़ा अच्छा वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है एक ख़ास तबके के लिए। उनको लगता है कि हाँ ये बेहतर है। उनका काशी जाने का भी बयान बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि वो काशी भेजेंगे, जबकि मैं बार बार इस बात पर हंस रहा था कि अगर आप अपने प्रतीकों को भूलते हैं तो कई बार गलती करते हैं। धार्मिक अन्वेषण, जो धार्मिक आपके प्रतीक हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अभी भी वो लोगों के अंदर गहरे तक धंसे हुए हैं। आप महानगरों में बैठे हुए उसकी बात आप भले ही ना कर पा रहे हों, जो लोग इंग्लिश का अखबार पढ़ने के बाद या तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद उनको लगता है कि उन्होंने एक अलग दुनिया बना ली है। हालांकि उसमें भी वो अक्सर टकराते हैं, जब दिल्ली में दंगे होते हैं और चीज़ें, तो उनके सामने भी कई सारे सवाल लगातार आके टकराते हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी भी कमोबेश भारतीय आदमी को, भारतीय वोटर्स जो गाँव में, जो हालांकि गाँव में ज़्यादा आबादी है इसलिए वोटर भी वहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें भी बड़ा हिस्सा अभी भी धार्मिक प्रतीकों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि काशी जा रही हैं, काशी वो जाएंगी और काशी जाकर वो प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रही। मोदी काशी से जीत चुके हैं 2 बार, और हम लोगों ने जब पिछली बार देखा था, जब इसी तरह की एक लहर आई थी और उसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचे भी थे और उन्होंने बहुत बड़ा चुनाव प्रचार भी किया था। और मुझे याद है कि मदनपुरा और इस तरह के इलाकों में वो पूरी तरह से अपने आप को डुबा चुके थे। लेकिन जो उम्मीद थी वही हुआ था, क्योंकि आप राजनीतिक खेल को समझते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि ये किस वोटर के लिए किया जा रहा संघर्ष है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो ये एक और किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी। यहाँ काफ़ी बंगाल में इसके बहुत सारे मायने होंगे, लेकिन देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास जहाँ एक नैरेटिव बीजेपी के पास लड़ने के लिए रहता है, वो बंगाल के बाद आप केरल की तरफ बढ़ते हैं और केरल में आप कोशिश करते हैं। हालांकि पहले से जब शोर मचाया गया, जिस हिस्सों को शोर मचाया गया, जिस चीज़ों को पैदा किया गया, वो बीजेपी को देने वाली वोटें थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता जो 2016 में जो पार्टी बिल्कुल जीरो हो गई हो, जो मतलब बिल्कुल जीरो की तरह हो, 3 सीटें बहुत मायने नहीं रखती, उसका वोट बैंक कोई मायने नहीं रखता। उससे पहले यहाँ आने की, हालांकि 2016 से ही बीजेपी यहाँ काम करना शुरू कर चुकी थी। कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ भेजकर उन्होंने इसको अपने लिए एक मुफीद हिस्सा माना था। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि ये बात जो विरोधी राजनीतिक पार्टियां उनको समझनी होंगी। अगर उनको बीजेपी से टकराना है तो बीजेपी की उस ताकत को देखना होगा जो उसको जनता से मिल रही है। आखिर उसका कारण क्या है? ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो लगातार जिस तरह से बीजेपी मुक्त कर दें, या महुआ मोइत्रा का एक और भाषण मैंने देखा कि चोटी वाले राक्षस, या तमाम चीज़ें, वो इस तरह के भाषणों को देकर, मतलब हालांकि वो कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे पत्रकारों के साथ मैंने उनका डायलॉग भी देखा जो उसको मजाक के साथ उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो हो रही हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीन पर इस तरह की लीडरशिप का कोई मायने नहीं होता। जैसे कि बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के बयान देने वाले नेताओं की राजनीतिक हैसियत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, इसी तरह से महुआ मोइत्रा या इस तरह की जो बाहर से आई हुई, जिनका कोई ज़मीनी वर्क से कोई मतलब नहीं होता, जो सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि उनको एक नेत्री ने पसंद कर दिया कि हाँ ये लड़ेगी तो उसको टिकट दे दिया, वो उसकी जगह किसी को दे दें और महुआ मोइत्रा खुद लड़ लें तो पता चल जाएगा कि महुआ मोइत्रा कितनी राजनीतिक वोटों को हासिल करती हैं। जमानत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो अगर 3 अंकों में भी उनका आंकड़ा पहुंचता है 4 अंकों में, तो बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होनी चाहिए। उसी तरह से मैंने देखा कल मिमी ने कहीं चुनाव प्रचार किया, फिर कहीं नुसरत ने चुनाव प्रचार किया। पूरे समय में ममता बनर्जी की जो पूरी ताकत अगर लग रही है, पूरी जो उनके पास जो पूरी अपनी
अकेले होने से जो लड़ाई लड़ रही है, जो लड़नी पड़ रही है, उसमें कोई सहयोगी उनको नहीं दिख रहा। और ये मजबूरी है कि उनके बयान महुआ मोइत्रा या इस तरह मिमी या नुसरत, इस तरह के लोगों के सहारे ही उनको, अणुवस्त्र याद होगा आपको, अणुवस्त्र मंडल जिनका खेला होबे नारा था, जो नारा जो दिया गया, जो पहली बार हम लोगों ने सुना खेला होबे, फिर बाद में उसको ले लिया गया और अब वो यहाँ टीएमसी का सबसे बड़ा प्लैंक है। उसके अलावा टीएमसी के पास कोई बड़ा नारा भी नहीं है, वो खेला होबे के अलावा उनके पास कोई एक वर्ड भी नहीं है, क्योंकि बाकी सब जय श्री राम के साथ है, यानी जय श्री राम की टक्कर के साथ खेला होबे का नारा चलता है। ऐसे में उनकी भी बयान आप देखेंगे तो उनके पास भी वो भी एक बड़ा चेहरा नहीं। हालांकि कल हम लोगों ने उनका भी रोड शो एक तरह से देखें तो कवर भी किया, क्योंकि उसको ट्रैवल करते हुए हमारे साथ ही चला वो, जब हम लोग उधर की तरफ जा रहे थे तो उसमें भी हम देख रहे थे कि काफ़ी बड़ा काफिला उन्होंने कोशिश की कि वो था। लेकिन उसको तो मैं अणुवस्त्र मंडल को इस मामले में नहीं गिनूंगा कि उसका कोई मुकाबला यहाँ बीजेपी के किसी नेता से होगा। जो स्थानीय लीडरशिप में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ ज़रूर हो सकता है, और उसका बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी जो ममता बनर्जी की पूरी जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है, अभिषेक बनर्जी के किसी बयान की चर्चा आप सुनते नहीं हैं। वो और उनकी जो महुआ मोइत्रा है या डोला सेन है या फिर मिमी हैं, नुसरत हैं, अणुवस्त्र मंडल, ये तो मैं कुछ ऐसे नाम ले रहा हूँ जो जनरली हम लोग बाहर से आने वाले लोग भी जिनको जानते हैं यहाँ आने के बाद। बाहर जनता कितनी जानती है ये अलग बात है, और यहाँ बंगाल की जनता उनके साथ कितना जुड़ेगी ये अलग बात है। इस पर कोई मुझे नहीं लगता। लेकिन नंदीग्राम में वापस एक और खबर के साथ था कि नंदीग्राम में चुनाव के बाद दंगा हो सकता है या इस तरह की चीज़ें, ये दिव्येंदु ने कहा, जो कि शुभेंदु अधिकारी के भाई और सांसद हैं तामलुक से, और जो कांथी और तामलुक के बीच का नंदीग्राम एक विधानसभा सीट है। तो मुझे लगता है कि आज का विश्लेषण अभी तक के लिए यहीं, इसके बाद फिर हम लोग जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो चुकी होगी और दिन भर की घटनाओं के बाद शाम को एक बार आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।